हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 6 है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसको ड्रॉ करना आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं एटम्स में। तो आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में। ये एक मैंने कल एटॉमिक नोटेशन के बारे में बताया था, तो ये उसी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, किस तरीके से एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में एलिमेंट का सिंबल लिख दिया जाता है। ऊपर जो ए है वो उसका मास नंबर बता रहा है और नीचे का जो जेड है वो उसका एटॉमिक नंबर बता रहा है। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो मास नंबर है 40 और एटॉमिक नंबर है 20, तो उसको इस तरीके से आप लिख दोगे। जैसे आपने कैल्शियम लिखा और आप ऊपर लिख दोगे, इसके ऊपर लिख देंगे आप इसका मास नंबर जो है 40 और इसके नीचे आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर जो है कि 20। राइट। उसी तरीके से सपोज करो सोडियम है, सोडियम है, तो सोडियम का मास नंबर कितना होता है 23, एटॉमिक नंबर हो गया 11। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन है, उसका मास नंबर होता है 16, एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, इसको कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आपको मास नंबर पता है और आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप आराम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो चीजें आपको करनी पड़ती है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये आपको लर्न ही करना पड़ता है। तो ये आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मास नंबर और एटॉमिक नंबर का लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये काफी जगह यूज में आने वाले हैं। राइट। नाउ, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? क्या होता है, जो एटम होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना, तो उसको वे करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, उसके वेट को दूसरे एक एलिमेंट के वेट से कंपेयर किया था और बताया था उससे ये कितना हैवी और या लाइट है। इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। Atoms are too small to be weighed, so scientists focused on finding out a standard atom and calculating the relative weight of atoms of other elements by comparing it with the mass of standard atom. तो स्टैंडर्ड एटम के मास से दूसरे एलिमेंट्स के एटम के मास को कंपेयर किया जाता है। यही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अर्लियर हाइड्रोजन एटम वाज चोजन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस पर्पस। पहले हाइड्रोजन का मास को स्टैंडर्ड मान के चला था और उससे हमने इसको कंपेयर किया था। लेकिन as time passed, the scale of the atomic weight based on hydrogen was abandoned, and the term atomic weight was also replaced by another term called the relative atomic mass of an element. आगे चल के जो हमने हाइड्रोजन के एटम के वेट को स्टैंडर्ड माना था, उसको ड्रॉप कर दिया साइंटिस्ट ने, और जो एटॉमिक वेट टर्म है उसकी जगह इन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बोलने लगे। ठीक है, क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, पूछ लेते हैं। The relative atomic mass of an element is the number of times by which the average mass of one atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of a carbon atom assigned atomic mass 12। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि एवरेज मास ऑफ एन एटम, average mass of an atom of an element divided by 1/12 of the mass of one atom of carbon। कार्बन के वन एटम के मास से इसको कंपेयर किया है, उससे हम किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं कि किसी भी वन एटम ऑफ एलिमेंट का एवरेज मास 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम से कितने बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स by which the average mass of one atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of carbon atom। तो कार्बन एटम से कंपेयर किया गया है, और हम जिस भी एलिमेंट का मास निकालना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होता है, उसके एक एटम का हम एवरेज मास निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये कार्बन के 1/12 एटम के मास से कितना टाइम्स हैवियर है। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है बिकॉज इसकी ये रेशियो में आता है। ये फॉर्मूला है, कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट एज डिनोटेड बाय यू। हम इसकी यूनिट क्या, यू लिखते हैं। एक्चुअली यूनिट तो नहीं है ये, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। जैसे सपोज करो कि ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 16 यू, जो हाइड्रोजन का है 1 यू, तो हम 1 ऐसे यू पीछे लगा देते हैं। ठीक है ना, और ऑक्सीजन के केस में हमने लिख दिया 16 यू। हम उसी तरह सोडियम के केस में क्या लिखोगे, 23 यू। तो यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास।
thirst for knowledge. The average mass of one atom of an element is used because elements may have atoms of different masses. Actually क्या यहाँ पे term average mass use किया गया, mass of one atom of an element ना लिख के क्या कहा गया है, average mass of one atom of an element. ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. This is because the number of neutrons in the nucleus may differ from atom to atom, क्योंकि atom to atom number of neutrons differ कर सकते हैं. तो इसी पे हमारा फिर नया कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो कहलाता है आइसोटोप्स. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है. एक एटम का मास कुछ और होता है, एक एटम का मास कुछ और होता है. अगर ऐसा होता है तो इसलिए जो उसको क्लैरिटी लाने के लिए यहाँ पे एवरेज मास ऑफ वन एटम निकाल बोला गया है, ना कि मास ऑफ वन एटम, क्योंकि मास वेरी कर रहा है ना. तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास पे ही बेस्ड है, और ये है आइसोटोप्स. Atoms of the same element having same atomic number but different mass number are known as isotopes. Isotopes वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. जैसे कि इसके केस में इन्होंने एग्जांपल दिया है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं. नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं. नाइट्रोजन दोनों का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, 7 और 7 होगा, लेकिन एक का मास नंबर है 14 और एक का मास नंबर है 15. तो ये टू आइसोटोप्स कहलाएंगे आपके नाइट्रोजन के. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो तो सेम होते हैं लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है. मतलब ऊपर जो वैल्यू लिखी जाती है मास नंबर, वो जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहते हैं. ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया आइसोटोप्स का. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के इसमें के केस में तीनों के जो एटॉमिक नंबर है 1 1 है. ठीक है ना, हाइड्रोजन के केस में तीनों के एटॉमिक नंबर 1 1 है, और लेकिन इनके जो मास नंबर है डिफरेंट है. पहले वाले आइसोटोप का जो मास नंबर है वो 1 है, दूसरे वाले के केस में मास नंबर 2 है, और तीसरे वाले के केस में मास नंबर 3 है. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, पहले वाले के केस में 1, दूसरे वाले के केस में 2 और तीसरे वाले के केस में 3 है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स में क्या होता है कि मास नंबर डिफरेंट होता है, 1 2 और 3. दूसरा एग्जांपल आपका कार्बन का. कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स दिखा रहे हैं. एक का सब तीनों के जो एटॉमिक नंबर है 666 है, लेकिन पहले वाले के केस में मास नंबर 12 है, दूसरे वाले के केस में मास नंबर 13 है, और तीसरे वाले के केस में मास नंबर 14 है. ठीक है, तो इसी तरीके से होता है. तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट, आइसोटोप्स की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लो. ये डेफिनेशन है, उसको याद करना है. atoms of the same element having same atomic number but different same atomic number but different mass number. बिल्कुल बस यही आपको डेफिनेशन इसकी ऐसी एज इट इज याद करनी है. ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स है, इनमें से कोई भी 3 एग्जांपल में से कोई भी आप एक एग्जांपल कोट कर सकते हो. ठीक है, here also we can see that the number of electrons and protons are same, equal to 6 in all the three isotopes, but there are 6 neutrons in the first isotope, 7 neutrons in the second isotope and 8 neutrons in the third isotope. अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि तो isotopes क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम है. अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो सबके केस में जो तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी सेम ही आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो बदल ही नहीं रही ना. जैसे आप कार्बन के केस में देख रहे हो कि जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट आ रहा है. मास नंबर एक के केस में 12 आ रहा है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना 6, तो पहले केस में 6 हो जाएंगे. अगर मास नंबर 13 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 13 माइनस 6 यानी कि कितने हो जाएंगे 7. और अगर मास नंबर आपका 14 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 14 माइनस 6 यानी कि 8. तो आप देख रहे हो कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू तो सेम रहती है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं. एक कार्बन के केस में एक का है 6, एक का है 7, एक का है 8. ठीक है ना. उसी तरीके से आपने हाइड्रोजन में भी देखा कि हाइड्रोजन के केस में भी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उसका नंबर तो सेम है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स है उसका नंबर वेरी है. फर्स्ट के केस में तो जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है 1 माइनस 1 यानी कि 0 आई, दूसरे के केस में 2 माइनस 1 यानी कि 1 आई, और तीसरे के केस में 3 माइनस 1 यानी कि 2 आई. तो पहले वाला हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 2 है, जबकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों में आपके 1 ही है. तो आइसोटोप्स में ये होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जो होती है वो बदल जाती है. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स.
The isotopes of an element have same atomic number, but thus the number of electrons are also same. Isotopes में चूंकि atomic number same होता है, इससे number of electrons same होते हैं. ठीक है? Isotopes of an element show same chemical properties because they have same atomic number. अब आपको पता है किसी भी element की chemical properties उसके atomic number पर depend करती है. चूंकि isotopes के atomic number same है, इसलिए उनकी जो chemical properties है वो same ही होती है. आप हाइड्रोजन के भले 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम. सबसे ज्यादा एग्जांपल यही वाला पूछा जाता है. ठीक है ना? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि नेम 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो ये आप अच्छे से याद कर लो, उसको रिप्रेजेंट करना सीख लो कैसे करते हैं. आपको सब में एटॉमिक नंबर 111 लिखना है, लेकिन मास नंबर एक के केस में 1 लिखना. पहले वाला 1 होगा, सेकंड वाला 2 होगा, थर्ड वाले में 3 होगा. ठीक है? तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, और एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से सारे आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो मास नंबर पर डिपेंड करती है, जैसे कि डेंसिटी हुई, मेल्टिंग पॉइंट हुई या बॉइलिंग पॉइंट हुआ. तो चूंकि इनका मास नंबर डिफरेंट है, तो सारे आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है. मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफर इन डिफरेंट आइसोटोप्स. दिस इज बिकॉज द मास ऑफ आइसोटोप्स डिफर स्लाइटली. तो जो सारी प्रॉपर्टीज जो मास पर डिफर करेंगी, मास पर डिपेंड करती है, अगर मास नंबर पर डिपेंड करती है तो वो प्रॉपर्टीज आपके आइसोटोप्स की डिफरेंट होगी. लेकिन जो प्रॉपर्टीज आपके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज, अब वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम रहेंगी सारे आइसोटोप्स में. आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है, आपको इसके एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं, और आपको प्रॉपर्टीज भी याद करनी है. ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. नेक्स्ट, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इजी होता है और एग्जाम में आता है. एक बार आप बनाना सीख जाएंगे तो उसको बहुत इजी होता है इसको ड्रॉ करना. हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, एटॉमिक नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के और मास नंबर. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हमको सिर्फ एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर जब हमें पता होता है तो हम आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं. एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब आपको ये तो पता है कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ, वो हमको पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के. ठीक है? तो ये अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, केयरफुली आप सुनिए, इस पे क्वेश्चन आता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग शेल्स में अरेंज रहते हैं. ठीक है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यही जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग शेल्स में, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स. अलग अलग शेल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके अरेंज है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है. We can write down the electronic configuration of element if we know. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए. पहली बात, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट. एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एलिमेंट का. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सपोज करो आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है. तो अगर आपके पास एटॉमिक नंबर की इंफॉर्मेशन है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि ये C के बराबर होता है, और आप आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो. इसलिए आपको एटॉमिक नंबर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को की याद करना ही करना है. Next, the maximum number of electrons which can be accommodated in different energy shells of the atom. दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, 3-4. फिर देखो 10 तक के लेवल में आपको सिर्फ 4 शेल्स ही पढ़ने हैं, 1 2 3 4, जिसको आप KLMN कहते हैं. तो अभी 10 तक की केमिस्ट्री में तो यहीं तक आएगा. तो आपको पता होना चाहिए कि K शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं, M में कितने आ सकते हैं, N में कितने आ सकते हैं. उसी हिसाब से हम इस नए नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नेक्स्ट, ईच ऑर्बिट और शेल हैज अ फिक्स्ड और डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये हमने कल भी पॉइंट पढ़ा था कि हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है. जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी वो उस वाले शेल या उस वाले ऑर्बिट के पास जाएगा. शेल और ऑर्बिट एक ही चीज होती है, ठीक है ना, या हम इसको शेल बोले या ऑर्बिट बोले. ठीक है? तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होती है उस ऑर्बिट में या उस शेल में वो जाता है. ठीक है? सबसे कम एनर्जी होती है शेल में,
उससे ज्यादा होती है एल में, उससे ज्यादा होती है एम में, उससे ज्यादा होती है एन में। इसी तरीके से हम जब बाहर की तरफ जाएंगे तो वो जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस The distribution of electrons in various energy shells of an atom is governed by the scheme called बोर-बरीज स्कीम। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, ये स्कीम हमको किसने दी थी? बोर-बरी ने। एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, नील्स बोर एंड चार्ल्स बरी। इन्होंने रूल्स बनाए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे अलग अलग ऑर्बिट्स में, ठीक है। इसलिए इसको बोर-बरी स्कीम कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन बोर-बरी स्कीम और राइट डाउन द रूल्स ऑफ बोर-बरी स्कीम। ऐसे भी वो पूछ सकते हैं कि उन्होंने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया और फिर पूछा कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, ठीक है। रूल्स क्या है, किस तरीके से वर्क करता है? द रूल्स ऑफ बोर-बरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एज फॉलोज। The number or the amount of energy in the various levels increases as we go further away from the nucleus. ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि जब हम के एल एम एन में जाते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ती है। जब के से एल पे जाते हो, एल से एम पे जाते हो, एम से एन पे जाते हो, एनर्जी बढ़ती जाएगी। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी है वो उस वाले ऑर्बिट में आएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन याद करना, के की एनर्जी एल से कम होती है, एल की एम से कम होती है और एम की एन से कम होती है। या आप ऐसे कर सकते हो कि इस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी एन के पास है एंड एन ऑर्बिट में, और सबसे कम एनर्जी कौन सी उसमें होती है? के में। Next, the maximum possible number of electrons that can be present in any shell of an atom is determined by the formula 2n square. K shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या L में कितने आएंगे, या M में कितने आएंगे, या N में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ठीक है। ये याद कर लो, ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, इससे ही निकलता है। अब आपको पता है K शेल की वैल्यू क्या है? 1, L शेल की वैल्यू क्या है? 2, M की क्या है? 3 और N की क्या है? 4, ठीक है। तो हमको अगर ये कैलकुलेट करना है तो हम बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये नंबर फिक्स होते हैं कि हमेशा फर्स्ट वाले शेल को आप के बोलते हो, सेकंड वाले शेल को आप एल बोलते हो, थर्ड वाले को एम बोलते हो, फोर्थ वाले को आप एन बोलते हो। ये फिक्स होता है। हम एबीसीडी रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, हम के एल एम एन ही देते हैं। और इसका कौन से शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स पे अरेंज है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बताता है। इसमें हमको एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है। दूसरा, हमको ये पता होना चाहिए किस शेल में, किस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। और ये तरीका किसने सिखाया? बोर-बरी स्कीम के रूल्स के हिसाब से हम इसको फिल करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जैसे इन्होंने देखा कि के जो नंबर ऑफ शेल्स है, जो इसकी वैल्यू है 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है 2n स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हम के शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। के शेल में जो n की वैल्यू होती है वो होती है 1, राइट। तो 2n स्क्वायर में आप लगाओ इसकी वैल्यू, तो 2 और n की वैल्यू क्या है? 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 2। उसी तरीके L में देखो, L का जो n वैल्यू है वो कितनी है? 2। अब आप 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो 2 n की जगह लिखोगे आप 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 2 और 2 का स्क्वायर किया तो 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो L शेल में मैक्सिमम कितने आ जाएंगे? 8। उसी तरीके से जब आप M करोगे तो M में n की वैल्यू कितनी है? 3, राइट। और आपका फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 3 9, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18। उसी तरीके से अगर n करोगे तो n किसमें स्मॉल n की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 2 इंटू 16 कितना हुआ? 32। तो आपके जो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी आपके n में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो के शेल में होते हैं 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, एल में 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, एम में 18 से ज्यादा नहीं आएंगे और एन में 32 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होते हैं अलग अलग शेल में, ठीक है। अब यहाँ तक जब सीख लिया तो अब हम इसको आगे करेंगे, ठीक है।
Therefore, the maximum number of electrons in the first four shell would be 2, 8, 18 and 32. तो maximum electrons आपने देख लिया कि 2, 8, 18 और 32 ही आ सकते हैं. The outermost shell, also called the valence shell, can accommodate more than 8 electrons, except in case of first shell, K shell, which cannot have more than 2 electrons diploid. The reason behind this is that the presence of 8 electrons in the outermost shell makes atom very stable. अब अच्छा देखिए, अब आपने पढ़ लिया कि K एलिमेंट में 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो हम किसी भी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालते हैं. तो K वाले में तो 2 से ज्यादा नहीं डाल पाओगे, इसमें 2 से ज्यादा आएगा ही नहीं. आप सोचो कि हम 3 लिख दें या 4 लिख दें पहले वाले में ही, तो ये गलत हो जाएगा. आप K शेल में 2 से ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते हो. ठीक है, बाकी के जो आपके एल, एम और एन शेल जो ऑक्यूपाई होंगे उसमें मैक्सिमम आपके 8 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं. हालांकि ये 18 तक पहुंच सकता है एन, आपका एन वाला और सॉरी एम वाला, और एन वाला 32 तक पहुंच सकता है. लेकिन फिर भी जब हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स अब सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं, तो जो एटम होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना. तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन्स में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, एटम में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 8 आते हैं. तो आप याद रखना, आप इस चीज से 2, 8, 18, 32 की वैल्यू से कंफ्यूज मत होना. जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डायग्राम बनाओगे तो आपके के में तो 2 ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं है. 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते. और बाकी के आप चाहे एल हो, चाहे एम हो, चाहे एन हो, इसमें आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते. आप इस चीज का बस ध्यान रखना. तो जब 2 आते हैं तो उसको डुप्लेट कहते हैं, और 8 जब आता है तो उसको हम ऑक्टेट कहते हैं. ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो डुप्लेट कहते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हम उसको ऑक्टेट कहते हैं. ठीक है, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, जैसे सपोज करो हमने सोडियम है, सोडियम का हम जब बनाएंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका 2, 8, 1, यानी कि इसके पास कितने 1, 2 और 3 आया. तो इसका बाहर वाला शेल कौन सा हुआ? ये. तो ये बाहर वाला शेल कहलाएगा वैलेंस शेल. ठीक है, इस वैलेंस शेल पे ही वैलेंसी डिपेंड करती है. ठीक है, इसको सबसे बाहर आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं. राइट, अब इसको हम और फर्दर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. So, therefore, the maximum number of electrons in the first four shell would be 2, 8, 18 or 32. The outermost shell, also called the valence shell, cannot accommodate more than 8 electrons, except in case of the first shell, K shell, which cannot have more than 2 electrons diplet. The reason behind this is that the presence of 8 electrons in the outermost shell makes the atom very stable. है ना. तो ये रीजन है. ये पूछेंगे भाई जब 18 आ सकते हैं तो फिर 8 पे क्यों रोक रहे हो? इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो वो ज्यादा बैलेंस, ज्यादा स्टेबल वो हो जाता है. राइट, नाउ let us understand this better with the help of an example. The atomic number of hydrogen is 1, means it has only one electron which can occupy the K shell. अब इसको इन्होंने करने के लिए कुछ उन्होंने यहाँ पर वो दिए हैं, क्या कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए. तो उस एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको इसके इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल दिया हाइड्रोजन का. राइट, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1. ठीक है, तो अब इसका जो, तो इसके के शेल में तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2n², यानी कि आपका पहले ही में ही आ जाएगा. नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इसमें, जस्ट अ मिनट. अब जैसे आपका हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर है? 1, मतलब इसके हाइड्रोजन के पास क्या है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही है. तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा कि अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है तो इसके के शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो कहलाएगा 1. ठीक है, क्योंकि इसके पास इससे ज्यादा है ही नहीं. Let us understand this better with the help of example. The atomic number of hydrogen is 1, which means it has only one electron which will occupy its first shell at K. तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ चला जाएगा? K शेल में चला जाएगा, और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन K शेल में आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया लिथियम का. है ना, लिथियम क्या है? लिथियम के पास कितना है? 3 है. 3 है तो K शेल में 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गया, बचा 1. K के बाद कौन सा शेल आता है? L, तो L में बाकी का आ जाएगा 1. पूरा का पूरा तीनों इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो. ठीक है, क्यों? क्योंकि के शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं.
तो लिथियम के केस में जब एटॉमिक नंबर 3 है, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो K शेल में आ जाएंगे और एक जो बाकी का जो इलेक्ट्रॉन बचा वो L शेल में चला जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। इसको अगर सिंपल टर्म में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, लिथियम का बस जैसे लिथियम का 3 होता है तो 2 और 1 हो गया। पहले वाला K शेल बता रहा है और दूसरा वाला आपका L शेल बता रहा है। उसी तरीके से इन्होंने फास्फोरस क्या दिया, ठीक है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, है ना। तो K में कितना आ जाएगा 2, इससे ज्यादा आ नहीं सकता। L में कितना हो जाएगा 8, 2 और 8 10 हो गया, 15 में से 10 गया बचा 5, तो M में कितना आ जाएगा बाकी के 5। ठीक है, तो ये से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 285 285। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमको एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है। हम K शेल में 2 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2 से जैसे ही ज्यादा होगा वो हम दूसरे वाले शेल यानी कि L में डाल देंगे। L में फिर हम 8 से ज्यादा नहीं करेंगे, 8 से ज्यादा वैल्यू जैसे जैसे ही ज्यादा वैल्यू होगी तो वो हम M में डाल देंगे, है। जैसे यहाँ पे हमने 2 डाल दिया था, तो 2 अगर 15 में से 2 गया तो बचा 13, पूरे 13 के 13 हम L में नहीं डालेंगे, क्योंकि वैसे भी L में 80 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, है ना। L में मैक्सिमम 80 आ सकते हैं, तो 13 तो आने का वैसे भी सवाल नहीं है, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा है वो M में चला जाएगा। देखिए M भी जब आप लिखोगे तब भी आप 8 ही लिखोगे, उसमें भी 80 नहीं डालोगे, क्योंकि क्या होता है जो एटम होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल तब होता है जब उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टेबिलिटी को अटेंड करने के चक्कर में क्या होता है कि एटम सबके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाते हैं। अब इस वाली स्लाइड में आप देख रहे हो कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल दिए हैं, उनके एटॉमिक नंबर दिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है। इनमें से कोई भी बीच के वो 2-4 उठा देंगे और एग्जाम में पूछ लेंगे कि ऑक्सीजन का बनाओ या सल्फर का बनाओ या पोटेशियम का बनाओ। ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। एक दो की प्रैक्टिस मैं कराती हूँ, फिर आप इसको करके देखना। अब जैसे सपोज करो हम लोग कार्बन का ही देख लेते हैं, ठीक है ना। कार्बन के केस में देखो आप, कार्बन के केस में जो आपका एटॉमिक नंबर है 6 है ना। अगर आपका कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर 6 है तो हमको ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। K में तो आ जाएंगे आपके 2, अब 6 में से 2 हो गया, कितना बचा 4, तो L में कितने आ जाएंगे 4, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 4, देखो 2 और 4 आ गया। ठीक है, M और N में कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। उसी तरीके से सपोज करो कि आपने ले लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 13, तो K में सबसे पहले आ जाएगा 2, है ना। 13 में से 2 गया बचा 11, K के बाद क्या है L में 11 तो आ नहीं सकता, मैक्सिमम कितना आ सकता है 8, तो 2 और 8 10 हो गया। अब कितना बचा 3 बचा, 2 और 8 10 हो गया और 13 टोटल है, तो आपके M में कितना आ जाएगा 3, है ना। तो एल्यूमिनियम के केस में आप देखो क्या है कंफ्यूज 2 8 और 3। ठीक है, उसी इसी तरीके से इसको करते चले जाते हैं। अब जैसे आपने क्लोरीन का एग्जांपल देखो, क्लोरीन के केस में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो 17 में तो K में कितना आ जाएगा 2, L में कितना आ जाएगा 8, M में कितना आ जाएगा 7, तो 2 + 8 10 और 10 + 7 17, राइट, है ना। ऐसे इस वाले केस में एल्यूमिनियम में 2 + 8 10 और 10 + 3 13, इस वाले कार्बन के केस में 2 + 4 6, तो आपका हो ही गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना सीखना है। ये किसी का भी ऐसे मैंने रैंडम दे दिया ना कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो पूछ लेंगे ऑक्सीजन का लिख दो, नाइट्रोजन का बनाओ, मैग्नीशियम का बनाओ, है ना। तो आप सबसे पहले देखना कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है और फिर बनाना शुरू करना, तो आपको आ जाएगा। जिसका इसका 8 है तो पहले में 2 आ जाएंगे, बाकी का 6 आ जाएंगे, तो 2 और 6 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो पहले में 2 आ जाएगा, बाकी में 5 आ जाएंगे, तो 2 + 5 7 हो गया। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है ना। तो पहले में 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा तो 10 हो गया, और फिर तीसरे वाले में 2 आ जाएगा, राइट, 2 आ जाएगा, तो 2 8 2 इसका हो जाएगा 2 8 2। 2 8 2 मतलब क्या हो गया कि K में 2 है, L में 8 है और M में 2 है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपका डायग्राम है। अगर हम ऑर्बिट्स बना के करते हैं तो ऐसे करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का तो पहला तो उन्होंने लिख दिया, पहले तो उन्होंने प्रोटॉन लिख दिया कि 1 प्रोटॉन है, ठीक है। अब आपको पता है हाइड्रोजन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके पास एक ही ऑर्बिट होगा, है ना, और उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन बना दोगे। ठीक है, उसी तरीके से सपोज करो ये ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के का क्या कितना है 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रहे हो तो क्या आ रहा है आपका 2 और 6, यानी कि 2 शेल्स आ रहे हैं K और L।
तो आप पहले न्यूक्लियस बना दो, उसमें प्रोटॉन की वैल्यू लिख दो और फिर आप यहाँ पे एक ऑर्बिट बनाओ और दूसरा ऑर्बिट बनाओ। ठीक है, पहले ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए इसमें। ठीक है, फिर दूसरे वाले में कितने हैं, दूसरे वाले में 6 है तो पहले वाले में आप 2 बना दो और फिर दूसरे वाले में कितने 6 है तो 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये डायग्राम बनाया है। तो इस तरीके से वो किसी का भी बनाना चाहिए, तो आपको ये सारे उसके एलिमेंट्स के डायग्राम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये फर्स्ट 20 है, इनमें से कोई भी वो पूछ सकते हैं। फास्फोरस का उन्होंने पूछ लिया, तो आपको ऐसे भी लिखना आना चाहिए, KLMN के रूप में भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे भी लिखना आना चाहिए 2 8 6 ऐसे भी लिखना आना चाहिए और ऐसा डायग्राम भी बनाना आना चाहिए ऑर्बिट्स वाला। तो ये दोनों तीनों के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करना है। ठीक है, इसी को और इन्होंने और फर्दर एक और चार्ट दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब इसमें हम कुछ चीजें हम कल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और कुछ चीजें ये अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से हमको ये पता चल जाता है कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। एक्चुअली जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है। और वैलेंस शेल क्या होता है, सबसे बाहर वाला शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उसके हिसाब से वैलेंसी डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने अगर नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये अरेंज होंगे 2 शेल में 2 और 5। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा, ये वाला 5 वाला कहलाएगा आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। तो इस 5 को देख के हमें पता चलेगा इसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इस चार्ट को देखो, हाइड्रोजन का सिंबल है H, एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर भी 1 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपका एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होगा। और अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या है 1। हीलियम क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स 2 2 हो जाएंगे। मास नंबर 4 है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। अब वैलेंसी 1 0 1 2 3 4 कैसे आ रही है, ये कॉन्सेप्ट हम वैलेंसी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो आप इस चार्ट में ये देख लो कि एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कल वाले वीडियो में बताया है, तो आप उसको देख सकते हो। और फिर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं और फिर वैलेंसी निकलती है। वैलेंसी 1 0 1 2 3 4 कैसे आती है, ये हम वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बाकी के 10 एलिमेंट्स का आपका पूरा डिटेल दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और ये बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को